अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइक्रोब्स लवर, जिसमें आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करता है। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है रिस्क असेसमेंट फॉर एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग। इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, डिटरमाइनिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग। कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग परफॉर्म करने के लिए फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि कब कब हम इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग परफॉर्म करेंगे। इन डेवलपिंग एन एडिकेट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम, बैलेंस बिटवीन यूजिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड मॉनिटरिंग एट सफिशिएंटली फ्रीक्वेंट इंटरवल्स सो दैट अ मीनिंगफुल पिक्चर कैन बी ऑब्टेन। मुझे ये कहना चाह रहा है कि एडिकेट इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम डेवलप करने के लिए हम बैलेंस जो है रहना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज और मॉनिटरिंग के दरमियान, ठीक है, ताकि हमें एक मीनिंगफुल पिक्चर ऑब्टेन हो। ये ना हो कि हम 10 दिन रीडिंग कंटिन्यूस करते रहें, उसके बाद रिसोर्सेज हमारे ना हों, तो फिर हमें वो जो रिज़ल्ट्स आएंगे ना वो मीनिंगफुल पिक्चर नहीं देंगे हमें। तो इसीलिए हमें बैलेंस रखना पड़ेगा अपने रिसोर्सेज के बारे में और फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग के दरमियान, तब जाके हमें एक मीनिंगफुल ट्रेंड नज़र आएगा। उसके बाद वो कह रहा है कि सोर्सेज ऑफ गाइडेंस यूरोपियन फार्माकोपिया में भी हैं इसके सोर्सेज। यूएसपी के अंदर है 1116 चैप्टर में, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये सूटेबल नहीं है फॉर ऑल फैसिलिटीज़। सो कुछ गाइडेंस जो है ना ISO स्टैंडर्ड से भी ली गई है, ISO 14644 एंड ISO 14698 से, ताहम does not always fit with regulatory guidance documents because they apply to controlled environments across a range of industries other than pharmaceutical industries where standards can be higher। वो कहता है ये जो जितने भी ये सोर्सेज हैं ना, वो कहते हैं यहाँ से मतलब यूरोपियन फार्माकोपिया, ISO, USP इनसे लिए गए, लेकिन ये तमाम फैसिलिटीज़ को कवर अप नहीं करते। बाकी और भी इंडस्ट्रीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व हैं अदर दैन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। तो ये स्टैंडर्ड्स फार्मास्यूटिकल की इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स वो कह रहे हैं कि ये हाई हैं। व्हेन एस्टैब्लिशिंग एन एनवायरनमेंटल कंट्रोल प्रोग्राम, इन्वायरमेंटल कंट्रोल प्रोग्राम, पहले हम क्या कर रहे थे इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग प्रोग्राम, अब हम इन्वायरमेंट को कंट्रोल प्रोग्राम जब हम इस्टेब्लिश करेंगे, then frequency of monitoring different control areas can be determined based on the criticality factors relevant to each specific area। अब criticality factors कैसे सेट करेंगे? Establishment of criticality scheme to base monitoring frequencies designed to target monitoring of critical process steps, final formulation process more monitoring। वो कह रहे हैं जो आपका फाइनल स्टेप होगा वहाँ पे आपने मॉनिटरिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रखनी है एज़ कम्पेयर टू स्टार्ट में। यूजिंग अ क्रिटिकलिटी फैक्टर इज़ अ मीन्स ऑफ असाइनिंग मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट ऑफ ईच क्रिटिकल एरिया। अब रिस्क असेसमेंट रिलेट्स करती है टू द पोटेंशियल प्रोडक्ट इम्पैक्ट फ्रॉम एनी रिस्क, कि हमारी प्रोडक्ट के ऊपर रिस्क का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये रिस्क असेसमेंट रिलेट्स करता है। फॉर एग्जांपल लॉन्ग एक्सपोजर टाइम, प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये हाई रिस्क पोज करती है, तो इसकी रेटिंग जो है ना हाई रिस्क होगी कि अगर हमारी प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज रहेगी और वहाँ पे वाटर की भी प्रेजेंस है, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा है कि हमारी प्रोडक्ट जो है ना ख़राब हो, या उस ज़्यादा चांस है। अच्छा, क्रिटिकलिटी फैक्टर्स जो है ना 1 से लेकर 6 तक हैं। जो फर्स्ट वन फैक्टर होगा वो है मोस्ट क्रिटिकल, जो 6 वन है वो है लीस्ट क्रिटिकल। जो स्कोरिंग है, स्कोर ऑफ 1 वुड बी असाइन टू एन एसेप्टिक फिलिंग ऑपरेशन, जहाँ पे एसेप्टिक फिलिंग ऑपरेशन हो रही है वो मोस्ट क्रिटिकल है, उसको जो स्कोर 1 दिया गया है, और स्कोर 2 दिया गया फाइनल फार्मूलेशन को, एंड स्कोर 3 है ओपन प्रोसेसिंग।
Each controlled area evaluated against set criteria, use of series of guiding questions. Monitoring frequency would be determined. Decision criteria include consideration in two category areas. दो तरह के एरियाज़ में मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी को कैटेगराइज किया गया है. नंबर 1 एरियाज़ ऑफ हायर वेटिंग एंड नंबर 2 एरियाज़ ऑफ हायर मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी. अब हायर वेटिंग एरियाज़ क्या हैं? डर्टियर एक्टिविटी परफॉर्म्ड इन अ रूम adjacent to a clean activity, even if the clean activity represents later processing. Areas that have a higher level of personal transit, के पर्सनल वहाँ पर ज़्यादा मौजूद होते हैं जो कि सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है. Includes corridors and changing rooms, routes of transfer, areas that have received incoming goods, component preparation activities and sites, duration of activity. दूसरा एरियाज़ क्या है? Having higher monitoring frequencies for warm or ambient areas as opposed to cold rooms. कहते हैं जो वार्म एम्बियंट एरियाज़ हैं, मतलब तो वहाँ पे जो है ना मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड रूम्स के. फिर एरियाज़ विद वाटर आर सिंक्स एज अपोज टू ड्राई आर एम्बियंट एरियाज़. फिर दूसरा वो मिसाल दे रहा है कि वो एरिया जहाँ के ऊपर वाटर मौजूद है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू ड्राई वाले एरिया के अंदर. ओपनिंग प्रोसेसिंग और ओपन प्लांट असेंबली कंपेयर टू processing that is open momentarily or to closed processing. Final formulation, purification, secondary packaging and product filling. ये वो एरियाज़ हैं मतलब जहाँ पे वो कह रहा है कि आपने प्रेफरेंस करनी है कि कहाँ पे हमने मॉनिटरिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखनी है. ये था हमारा आज का टॉपिक. होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा पॉइंट्स. फिर भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं. ओके, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर.